This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any books or any documentary which is available for public. Nothing in this video is intended to prejudice or interfere with any matters judicial or otherwise. Crime Reported channel truly believes that everyone is innocent till proven guilty by the honorable courts. नमस्कार आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 49 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। ये है लव ट्रायंगल की एक खौफनाक कहानी। 2008 में जब ये मामला सबके सामने आया तब पूरे भारत के अंदर तहलका मच गया और इससे भी ज़्यादा जब कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाया तब तो जनता के अंदर आक्रोश और भी ज़्यादा बढ़ गया। इतने बड़े क्राइम की, ऐसे क्राइम की बस इतनी सी सज़ा ही क्यों दी कोर्ट ने। साथ में जब कोर्ट ने सज़ा सुनाई तब एक आरोपी तो सजा सुनाते ही बरी हो गया। उसका भी एक अलग ही रीज़न है। सुनाने जा रहा हूँ आपको पूरी कहानी और ये कहानी है टीवी एग्जीक्यूटिव नीरज ग्रोवर की। The TV executive Neeraj Grover was killed and hacked to pieces. एक आदमी का उसने खून करवाया है, 300 टुकड़े करके जलाकर फेंक दिया। हिंदुस्तान की अब तक की सबसे खौफनाक खूनी लव स्टोरी। TV executive Neeraj Grover's murder case. Raj, who played a key role in Neeraj Grover murder case, तो बिल्कुल टूट चुकी हूँ। जिसने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया है कम से कम उस सलाखों के पीछे। बात है 2008 की। नीरज ग्रोवर नाम का एक 26 वर्षीय शख्स अपने माता पिता के साथ मुंबई के अंदर रहता था। वैसे नीरज का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो काम के सिलसिले में मुंबई शिफ्ट हो गया था। मुंबई में उसने मास कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल की और उसके बाद में बतौर टीवी एग्जीक्यूटिव वो एक कंपनी में काम करने लगा। एक सिनर्जी एडलैब्स नाम की कंपनी थी जहाँ पर वो उस वक्त काम किया करता था और एक बड़ा ही फेमस टीवी शो आया करता था उस वक्त, क्या आप 5वीं पास से तेज़ हैं। इस टीवी शो को शाहरुख खान होस्ट करते थे और उस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था। अब जब ये टीवी शो पॉपुलर हुआ तो इसके साथ साथ नीरज का भी थोड़ा थोड़ा मार्केट में नाम होने लगा और नीरज को इस टीवी शो के बाद में एक और प्रोजेक्ट के ऊपर काम मिल गया और अब उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ऑडिशंस की जिम्मेदारी नीरज के कंधों पर थी। अब यहाँ पर कहानी में एक दूसरा किरदार और है। उसका नाम था मारिया मोनिका सुसीराज। मारिया एक फिल्म एक्ट्रेस थी। वो कनाडा मूवी इंडस्ट्री में काम करती थी। कई सारी अलग अलग फिल्म्स उसने बनाई, कई सारी मूवीज़ उसमें से काफ़ी ज़्यादा हिट भी हुई और धीरे धीरे उसको उसकी सक्सेस मिल रही थी, कामयाबी मिल रही थी। अब जब उसको कामयाबी मिल रही थी तब उसने फैसला किया कि वो मुंबई जाएगी और मुंबई में बॉलीवुड में अपना नाम बनाए। तो मारिया मोनिका पहुँच जाती है मुंबई। मुंबई के अंदर जैसा जैसा उसने सोचा था कुछ वैसा वैसा नहीं होता है। उसको मूवीज़ इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही थी क्योंकि उसका नाम कनाडा मूवी इंडस्ट्री में तो था, लेकिन बॉलीवुड में उसकी इतनी ज़्यादा जान पहचान नहीं थी। तो उसको काम मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसने फैसला किया कि वो अपने बॉलीवुड में कैरियर की शुरुआत करेगी टीवी शो से। तो वो पहुंच जाती है एक टीवी शो का ऑडिशन देने, उसी टीवी शो का ऑडिशन देने जिसके ऑडिशन नीरज ले रहा था। तो अब मारिया जाती है ऑडिशन देने अंदर। जैसे ही नीरज मारिया को देखता है, वो कहते हैं ना पहली नज़र का प्यार, पहली नज़र में नीरज को मारिया से प्यार हो जाता है। बाद में मारिया का ऑडिशन लेता है नीरज और क्योंकि वो ऑडिशन ले रहा था तो उसके लिए नंबर निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने आसानी से मारिया के नंबर ले लिए और बाद में ऑडिशन तो वहीं पर ख़त्म हो गया, लेकिन शुरू हो गया मारिया और नीरज के बातों का सिलसिला। वो अक्सर कई बार मारिया को फ़ोन किया करता। हालांकि जिस टीवी शो का वो इंटरव्यू देने गई थी, मारिया जिस टीवी शो का इंटरव्यू देने गई थी, उस टीवी शो के अंदर मारिया का सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि मारिया को इतनी ज़्यादा अच्छी हिंदी नहीं आती थी। लेकिन नीरज ने मारिया से वादा किया कि वो इस टीवी शो में नहीं तो और कहीं ना कहीं उसको काम दिला देगा। वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं तो तुमको ज़रूर काम वो दिला देगा। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ने लगा। लगभग रोज ही वो एक दूसरे से बातें करने लगे थे। नीरज तो मारिया से बातें इसलिए करता था क्योंकि वो उससे प्यार करता था और मारिया नीरज से इसलिए बातें करती थी ताकि नीरज उसको बॉलीवुड में कहीं ना कहीं काम दिलवा दे। ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, लेकिन नीरज को एक चीज़ का पता नहीं था, मारिया की एक चीज़ का पता नहीं था और वो चीज़ ये कि मारिया का एक बॉयफ्रेंड है और 2 महीने बाद उसके साथ सगाई है। मारिया की 2 महीने बाद इंगेजमेंट है। मारिया के बॉयफ्रेंड का या फिर होने वाले हस्बैंड का नाम था इमेल जेरोम मैथ्यू। वो नेवी के अंदर लेफ्टिनेंट की रैंक के ऊपर था
और फिलहाल कोच्चि के अंदर पोस्टेड था, केरला में कोच्चि के अंदर पोस्टेड था और 2 महीने बाद में मायरा और मैथ्यू की सगाई थी। अब जब मारिया रात रात भर नीरज के साथ फोन पर लगी रहती तब इससे मैथ्यू को बड़ी प्रॉब्लम होती, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो इस चीज के बारे में कई बार उसको कहता भी, मायरा को कहता, लेकिन मारिया इस बात को ये कहकर टाल देती कि वो केवल काम के सिलसिले में बातें कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी बातें नहीं कर रहे हैं और बात को वहीं पर खत्म कर देती। इस चीज को लेकर उन दोनों के बीच में कई बार नोकझोंक हो गई, लेकिन अंत में मैथ्यू मारिया को यही कहता था कि तुम नीरज से दूर रहो, उससे बातें मत करो। अब मारिया को मुंबई आए हुए कई दिन हो चुके थे। इतने दिन तो वो इधर उधर रहकर काम निकाल रही थी, लेकिन अब उसका प्लान बन गया था पक्का कि वो काफी लंबे टाइम तक मुंबई के अंदर ही रहने वाली है, मुंबई के अंदर ही वो कोई काम करेगी। तो अब मुंबई के मलाड इलाके में वो एक फ्लैट रेंट पर लेती है और उसकी क्योंकि डेली बातें होती थी नीरज से, तो नीरज को भी इस चीज का पता था। अब तारीख आती है 6 मई 2008। इस दिन मारिया को अपना सारा सामान उस नए फ्लैट के अंदर ट्रांसफर करना था, शिफ्ट करना था। तो शिफ्ट करने में मदद करने के लिए मारिया ने फोन किया नीरज को। नीरज भी तुरंत पहुंच गया वहां पर मारिया की मदद करने। वो सारा सामान गाड़ी में से उतारते हैं, घर के अंदर ले जाते हैं, फ्लैट में ले जाते हैं, वहाँ पर शिफ्ट करते हैं, सेट करते हैं। तो ऐसा सब कुछ करते करते उस दिन रात के लगभग 9 बज जाते हैं। लगभग 9 बजे मारिया का फ़ोन बजता है। जब मारिया फ़ोन उठाती है तो सामने था उसका होने वाला हस्बैंड मैथ्यू। मैथ्यू से पूछता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया ना, सारा सामान सेट हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ऐसे सब वो बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद में मैथ्यू को बैकग्राउंड में एक मर्द की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मैथ्यू को एक मर्द की आवाज़ सुनाई दी, उसे तुरंत पता चल गया था कि ये और कोई नहीं बल्कि नीरज है, जिससे सारे दिन फ़ोन पर लगी रहती है मारिया। उसको भयंकर गुस्सा आया। वो मारिया के ऊपर ज़ोर ज़ोर से भड़कने लगा और बोला कि नीरज अभी इतनी रात को 9 बजे यहाँ पर क्या कर रहा है। तो मारिया ने कहा कि बस ये तो मेरी मदद करने यहाँ पर आया है और मैंने ही इसको फ़ोन करके बुलाया था। मैथ्यू गुस्से में बोलता है कि तुरंत जितना भी सामान है फटाफट सेट करो और जल्दी से जल्दी नीरज को उसके घर भेज दो। मारिया भी फ़ोन ठीक है कहकर फोन काट देती है, लेकिन सारा सामान सेट होने के बाद भी मारिया नीरज को उसके घर वापस नहीं भेजती है और वो रात भर दोनों एक साथ उस फ्लैट के अंदर रहते हैं। दूसरी तरफ जो मैथ्यू था उसको बेचैनी हो रही थी। उसके मन में ख्याल आ रहे थे, उसके मन में अंदर से आवाज आ रही थी कि नीरज वापस नहीं गया है। उसने कह तो दिया है मायरा को कि नीरज को वापस भेज देना, लेकिन नीरज वापस गया नहीं है। तो इस बेचैनी से वो पूरी रात सो नहीं पाता है। फिर सुबह भी उस वक्त नहीं हुई थी, अंधेरा ही था। वो पहुंच जाता है केरल के एयरपोर्ट। वहाँ से मुंबई की पहली फ्लाइट पकड़ता है और सुबह के लगभग 7-8 बजे वो मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई पहुंचने के बाद में उसको पता था कि कहाँ पर फ्लैट है, कौन सा नंबर है फ्लैट का, कौन सा अपार्टमेंट है। वो मलाड पहुंचता है, उस अपार्टमेंट में पहुंचता है और सीधा जाकर मारिया के अपार्टमेंट की या फिर मारिया के फ्लैट की घंटी बजाता है। मारिया अंदर से गेट खोलती है और गेट खोलकर जैसे ही वो देखती है कि सामने मैथ्यू खड़ा है, वो सन्न रह जाती है। वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस वक्त मैथ्यू उसके घर आ जाएगा। कोई भी इनका प्लान नहीं था। वो चुपचाप रहती है। इतने में दूसरी तरफ, क्योंकि अब नीरज भी उसी घर में था मारिया के पास, तो वो भी कोई आया है गेट पर देखकर कमरे से बाहर निकल कर आता है। और जब मैथ्यू नीरज को देखता है कि वो यहीं पर है और रात भर यहीं पर था, वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता। उसका गुस्सा आसमान छूने लगता है और वो चिल्लाते हुए, दौड़ते हुए, गाली गलौज करते हुए सीधा नीरज की कॉलर पकड़ लेता है। कॉलर पकड़ने के बाद में दोनों के बीच में घमासान हाथापाई हो जाती है। गाली गलौज करते करते वो एक दूसरे को पीटने लगते हैं, हाथ से पैरों से एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगते हैं। और इसके बीच में मारिया बीच बचाव भी करने की कोशिश करती है, दोनों को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन मैथ्यू का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उसने मारिया को भी धक्का देकर साइड हटा दिया। अब थोड़ी देर एक दूसरे के साथ झगड़ने के बाद में मैथ्यू की नज़र पड़ती है पास में पड़े एक फ्रूट काटने वाले चाकू पर। वो चाकू काफ़ी बड़ा था। बिना कुछ सोचे समझे, बिना इधर उधर देखे, मैथ्यू सीधा वो चाकू उठाता है और उठाकर सीधा नीरज के पेट के अंदर घोंप देता है। नीरज कुछ सोचता, कुछ रिएक्ट करता उससे पहले मैथ्यू चाकू को वापस बाहर निकालता है और एक बार 2-3 बार वापस उसके पेट के अंदर अलग अलग जगह घोंप देता है। नीरज मौके पर ही नीचे गिर जाता है। खून बड़ी तेजी से बह रहा था, सब कुछ खूनम खून हो गया था। नीचे गिरने के बाद भी जब नीरज होश खो चुका था, उसके बाद भी मैथ्यू नहीं रुकता है और वो कई और वार फिर से करता है। जाहिर सी बात है, इतना खून बह गया, इतने वार हो गए, नीरज मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है। अब इतनी देर गुस्सा बहुत ज़्यादा था, गुस्सा आसमान छू रहा था मैथ्यू का, लेकिन जब उसने देखा कि मौत हो चुकी है, खून पड़ा है, तब उसको वो थोड़ा एक तरह से होश में आया। तब उसका गुस्सा ठंडा हुआ और बाद में वो दोनों, मारिया और मैथ्यू, दोनों लाश के पास बैठ जाते हैं और बैठकर सोचने लगते हैं कि क्या करना है। अब यहाँ पर उनके पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये कि वो पुलिस के पास जाएं और सरेंडर करते हैं, जो भी हुआ जैसे भी हुआ
पुलिस को सब कुछ बता दे। ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था कि हम लाश को कहीं पर ठिकाने लगा दें, लाश के बारे में किसी को भी पता नहीं चले और हम यहाँ से चले जाएं और किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा, हमको ना ही जेल होगी ना ही हमको कहीं पर जाना पड़ेगा। तो वो दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं। वो फैसला करते हैं कि वो नीरज की बॉडी को कहीं ठिकाने लगा देंगे। वो पूरी तैयारी करने लगती हैं, पूरा प्लान बनाते हैं। सबसे पहले तो वो नीरज की बॉडी हॉल के अंदर पड़ी थी, उसको घसीट कर ले जाते हैं और बाथरूम के अंदर छुपा देते हैं, गेट बंद कर देते हैं, कपड़े से उसको ढक देते हैं। उसके बाद में लगभग 8-9 बजे की ये वारदात थी। वो बाजार खुलने का इंतजार करते हैं। लगभग 10-11 बजे मॉल खुल जाता है। जैसे ही मॉल खुलता है, मारिया जाती है मॉल और मॉल से 2 बड़े ट्रॉली बैग खरीदती है, 2 बड़े बड़े चाकू खरीदती है फ्रूट्स काटने वाले, कुछ रस्सी खरीदती है, कुछ बैग्स खरीदती है और ऐसी छोटी मोटी कई चीज़ें खरीदती है और वापस पहुंच जाती है फ्लैट पर। फ्लैट पर पहुंचने के बाद में मैथ्यू और मारिया दोनों मिलकर नीरज की लाश के करीबन 300 टुकड़े कर देते हैं। 300 अलग अलग पीसेस उसके कर देते हैं दोनों मिलकर। सभी छोटे छोटे टुकड़ों को जो वो पॉलीथीन लेकर आई थी, एक तरह से डस्टबिन बैग जो काले काले होते हैं, उनके अंदर डालती है और बाद में जो ट्रॉली बैग थे बड़े, उनके अंदर पैक कर कर बाहर से भी रस्सियों से बांध देती है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। अब नीरज को उन्होंने अलग अलग कर कर उन 2 ट्रॉली बैग्स के अंदर पूरा फिट कर दिया था। अब एक दूसरी मुसीबत सामने आती है कि इन इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉली बैग्स को कहीं पर कैसे ले जाएं, इनको कैसे ठिकाने लगाएं, कहाँ पर ठिकाने लगाएं, क्योंकि वहाँ पर उनको शिफ्ट हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था, ना ही उनके पास कोई गाड़ी वगैरह थी। और अगर वो टैक्सी में जाते या फिर कोई गाड़ी रेंट करते तब बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि वो कहीं पर फंस जाते, कोई ना कोई सबूत उनसे छूट जाता। तो वो फैसला करते हैं एक दोस्त की गाड़ी लाने का। मारिया जाती है अपने एक दोस्त के पास और उसको बोलती है कि यार मुझे तेरी गाड़ी चाहिए थोड़ी देर, मुझे मॉल जाकर आना है, कुछ शॉपिंग करके आनी है। दोस्त भी मना नहीं करता है, वो उसको गाड़ी दे देता है और मारिया गाड़ी लेकर वापस अपार्टमेंट में फ्लैट पर पहुंच जाती है। बाद में वो दोनों बैग्स बड़े ही आराम से चारों तरफ देखकर उस गाड़ी की डिक्की के अंदर रख देते हैं। दोनों गाड़ी के अंदर बैठते हैं और कहीं निकल जाते हैं। अच्छा, वहां से निकलने के थोड़ी ही देर बाद वो एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और वहाँ से 2 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं। 2 लीटर पेट्रोल असल में उन्होंने गाड़ी के अंदर डलवाने के लिए नहीं खरीदा था, बल्कि जो बैग्स थे, जो लाश थी नीरज की, उसको जलाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए खरीदा था। पेट्रोल लेने के बाद में वो गाड़ी को हाईवे पर चढ़ाते हैं, तेजी से दौड़ाते हैं और लगभग 4:30 बजे एक एमगोन गांव कुछ है, मुंबई के अंदर जगह है, गांव देहाती इलाका है, वहाँ पर काफ़ी घना जंगल है। वो उस गांव के अंदर पहुँचते हैं गाड़ी लेकर। जहाँ तक गाड़ी जाती है वो दोनों उस गाड़ी को लेकर जाते हैं और एक ऐसा इलाका देखते हैं जहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था, सारा सुनसान था जंगल के अंदर। वहाँ पर वो गाड़ी रोकते हैं, उतरते हैं, उन ट्रॉली बैग्स को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और बाद में पेट्रोल डालकर उनके आग लगा देते हैं, उनको आग के हवाले कर देते हैं। और पेट्रोल भी उन्होंने अच्छे से छिड़का था, 2 लीटर पेट्रोल खूब होता है, तो 2 लीटर पेट्रोल से वहाँ पर उन बैग्स के या फिर उस लाश के एकदम अच्छी तरह से आग लग चुकी थी, भयंकर आग लग गई थी और नीरज की लाश वहाँ पर जलकर पूरी खत्म हो गई। इनका जो प्लान था सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका था। अभी तक तो इनके ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आई थी, लेकिन आने वाले वक्त में आने वाली थी। उसके बाद में लगभग 9:30 बजे, रात के 9:30 बजे वो वापस पहुँच जाते हैं अपने फ्लैट पर, मारिया और मैथ्यू दोनों। मैथ्यू कुछ देर वहाँ पर रुकता है और कुछ देर बाद में उसकी एक फ़्लाइट थी, वो फ़्लाइट पकड़कर वापस ड्यूटी ज्वाइन करने केरला के कोची पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ मायरा अपने डेली के कामकाज में लग जाती है। वो एक तरह से अब आम जिंदगी जीने लगी थी। वो भूल गई थी कि किसी का कोई कत्ल भी हुआ था। हालांकि अब वो तो भूल गए थे कि किसी का भी कत्ल नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि अब नीरज घर से भी गायब था, ऑफिस से भी गायब था, तब वहां से कुछ एक्शन होना शुरू हुआ। अगले दिन 7 तारीख की ये बात थी। 8 तारीख को जब नीरज सुबह सुबह ऑफिस नहीं पहुंचता है, तब उसके दोस्त या फिर कलीग्स उसको फ़ोन करते हैं, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठाता, उसका फ़ोन बंद आ रहा था। उसके बाद में उसके घर पर जाते हैं, घर पर पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर वाले कहते हैं कि हमारे पास भी नहीं आया, हमने सोचा कि किसी दोस्त के पास होगा। वो बाद में जाते हैं अलग अलग दोस्तों के पास, अपने लेवल पर इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीरज का कुछ भी पता नहीं चलता है। जब नीरज को गायब हुए लगभग 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे, तब वो जाते हैं हार फिर कर पुलिस के पास और पुलिस में नीरज के एक मिसिंग की कंप्लेंट वो दर्ज कर देते हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, दोस्तों से पूछती है, इधर उधर खोजने की कोशिश करती है, लेकिन शुरू में पुलिस के हाथ भी कोई सबूत, कोई सुराग, कोई गवाह नहीं लगता। लेकिन फिर नीरज का एक दोस्त पुलिस के पास आता है और पुलिस को बोलता है कि नीरज ने अभी नई अपनी एक नई दोस्त बनाई थी, मारिया नाम था उसका, और वो एक फिल्म एक्ट्रेस थी। जब उसने नीरज को फ़ोन किया, जब वो गायब था, जब उसने नीरज को फ़ोन किया, तब नीरज का फ़ोन उस फिल्म एक्ट्रेस मारिया ने उठाया था। जब मैंने उससे बात की, तब मारिया ने कहा कि नीरज दरअसल मेरे घर पर आया था, लेकिन वो अपना फ़ोन भूलकर कहीं चला गया है, बाहर चला गया है।
और वो फ़ोन यहीं पर बोल गया था, इसीलिए मैंने फ़ोन उठाया। दरअसल हुआ क्या था कि मारिया के जेब में नीरज का फ़ोन रह गया था। उसको भी नहीं पता था कि नीरज का फ़ोन उसकी जेब में है। जब नीरज का फ़ोन बजा तब उसने आनन-फानन में ये देखते हुए कि किसका फ़ोन है, उसका है, नीरज का है, उसने फ़ोन को उठा लिया। उठाने के बाद में उसको कोई ना कोई जवाब देना था, तो उसने एक ये बहाना बना दिया कि नीरज चला गया और फ़ोन घर पर ही भूल गया। और बाद में 2-3 दिन बाद में वो जिस दोस्त ने फ़ोन किया था उस दोस्त से मिली और बोली कि अब नीरज तो मिल नहीं रहा है, तो ये नीरज का फ़ोन तुम ले लो। नीरज वापस फ़ोन लेने आया ही नहीं। ये बात पुलिस को बताई तो पुलिस का थोड़ा शक गया उस फिल्म एक्ट्रेस की तरफ। उसके बाद में पुलिस ने मारिया के नंबर लिए और उन नंबर की लोकेशन हिस्ट्री निकाली, तो पता चला कि जिस रात नीरज गायब हुआ था उस रात नीरज मारिया के पास ही था। मारिया के फ़ोन की लोकेशन और नीरज के फ़ोन की लोकेशन एक ही थी। यहाँ से अब और ज़्यादा शक हो गया था मारिया के ऊपर। उसके बाद में जब मारिया के कॉल की हिस्ट्री निकाली गई, उसकी कॉल हिस्ट्री निकाली गई, तब पता चला कि उसने पिछले 13 दिनों में 7 मई से लेकर 20 मई तक 13 दिनों के अंदर अंदर 1000 फ़ोन किए हैं। 1000 फ़ोन किए हैं मैथ्यू को। यहाँ से और भी ज़्यादा शक पैदा हुआ कि इतने ज़्यादा फ़ोन क्यों कर रही है। अब इतने सबूत काफ़ी थे मारिया को अरेस्ट करने के लिए, उसको कस्टडी में लेने के लिए। तो पुलिस जाती है और मारिया को अरेस्ट कर लेती है पूछताछ के लिए। मारिया से जब शुरू में पूछा जाता है तो वो जाहिर सी बात है कुछ भी कबूल नहीं करती है। वो बताती है कि 6 तारीख को वो नए फ्लैट के अंदर शिफ्ट हुई थी। उसने नीरज को फ़ोन कर बुलाया था मदद करने के लिए। नीरज घर पर आया था और 9 बजे नीरज सारा काम कराकर वापस चला गया। हालांकि वो फ़ोन मेरे फ्लैट के अंदर ही भूल गया था। और दूसरी तरफ एक और सबूत मिल गया। फ्लैट के आसपास जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब फ्लैट के गार्ड ने पुलिस को कहा कि 7 मई के दोपहर की ये बात है, मारिया आई थी गाड़ी लेकर। वो गाड़ी लेकर आई, गाड़ी रोकी, गाड़ी के अंदर 2 बड़े बड़े बैग्स डाले और मैथ्यू और मारिया दोनों गाड़ी के अंदर बैठकर कहीं पर निकल गए और रात को 9 बजे वापस लौटे। अब जब मारिया से पूछा गया कि कहाँ पर गई थी, किसकी गाड़ी थी, तो उसने बताया कि मेरे एक दोस्त की गाड़ी थी और हम मलाड के एक मॉल के अंदर शॉपिंग करने गए थे। जब उस दोस्त से पूछा गया क्या ये सच में मलाड के मॉल के अंदर गई थी शॉपिंग करने, तो उस दोस्त ने कह दिया कि नहीं, ये उस मॉल के अंदर तो नहीं गई थी। दरअसल मारिया ने उस दोस्त को कहा था कि तुम पुलिस को सच मत बताना कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ, लेकिन उस दोस्त ने इनकार कर दिया ऐसा करने से। उस दोस्त ने झूठ बोलने से इनकार कर दिया और पुलिस ने जब उससे पूछी सच्चाई तो उसने सच बता दिया कि ये मॉल नहीं गए थे बल्कि और कहीं पर गए थे। कहाँ पर गए थे वो उनको भी नहीं पता था। इसके बाद में अब मारिया से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और तब मारिया टूट जाती है और सारी कहानी बताती है। साथ में मैथ्यू के बारे में बताती है। दरअसल कत्ल तो मैथ्यू ने किया था, तो मैथ्यू को भी पुलिस कोची से अरेस्ट कर लेती है और मुंबई लेकर आती है। मारिया सारी कहानी बताती है कि मैथ्यू सुबह मेरे घर आ गया, नीरज मेरे घर पर रात से था। उसने जब नीरज को देखा तब उसका गुस्सा बहुत भयंकर फूटा नीरज के ऊपर और उसे अचानक से एक चाकू दिखाई दिया और उसने चाकू गुस्से में उस चाकू को उठाया और नीरज के पेट में चाकू घोंप दिया और उससे नीरज की मौत हो गई। बाद में उसको हमने इधर उधर ऐसे उसे ठिकाने लगा दिया। जब ये सारा सब कुछ सामने आया तब जनता के बीच भी बहुत ज़्यादा आक्रोश पैदा हो गया था। कैंडल मार्च निकाली जा रही थी कि नीरज को इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस फॉर नीरज। मामला जाता है कोर्ट में और लगभग 3 साल तक ये मामला कोर्ट के अंदर चलता है। 3 साल बाद में फैसला आता है और फैसले में मारिया को 3 साल की सजा दी जाती है। 3 साल तक केस चलता है। 3 साल बाद फैसला आता है कि मारिया को 3 साल की सजा दी जाएगी। अब जब से केस चल रहा था तब से मारिया जेल के अंदर ही थी, यानी कि उसको 3 साल ऑलरेडी हो चुके थे जेल में। तो जैसे ही फैसला आया वैसे ही मारिया को कुछ दिनों बाद रिहा कर दिया गया। इसीलिए कहानी के शुरू में कह रहा था कि जैसे ही सजा सुनाई गई उसको रिहा कर दिया गया। तो मारिया यहाँ पर रिहा हो गई। उसने 3 साल से तकरीबन 46 दिन ज़्यादा ही सजा काट ली थी। उसके बाद में मैथ्यू को 10 साल की सजा सुनाई गई। वैसे एक देखें तो कत्ल किया था उसने और कत्ल के लिए 10 साल की सज़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ये एक कोई रची रचाई साजिश नहीं थी, ये जो भी कुछ हुआ अचानक से हुआ, गुस्से में हुआ, इसकी कोई भी प्लानिंग नहीं थी, इसलिए 10 साल की सज़ा सुनाई जा रही है। वैसे तो इस केस के अंदर मारिया की कोई भी गलती नहीं थी, उसको कोई भी सज़ा नहीं होती अगर वो पुलिस के पास आ जाती शुरू में, लेकिन क्योंकि उसने बाद में लाश को इधर उधर छुपाने की कोशिश की, एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश की, झूठ बोला, तो इस सभी के चलते उसको 3 साल की सज़ा सुनाई गई और मैथ्यू को सुनाई गई 10 साल की सज़ा। और अभी तक तो मैथ्यू वापस आज़ाद भी हो चुका होगा क्योंकि ये 2008-9 की बात है। ये थी दोस्तों आज की कहानी। कैसी लगी आपको अपने विचार जरूर कमेंट्स में बताना और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।